गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इससे पिछले क्लास में हम लोग भारत के द्वीप, भारत के मैदानी भाग, भारत के भूभौगोलिक क्षेत्र, भारत के दर्रा, ये सारे यानी इंडियन ज्योग्राफी का हमने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिया। आज हम पढ़ाने आपको जा रहे हैं ज्योग्राफी का 5वां चैप्टर, जो हम आप लोग के बीच लेकर के उपस्थित हुए हैं। ये कौन सा चैप्टर है? भारत के अफवाह तंत्र, यानी हम कह सकते हैं ड्रेनेज पैटर्न ऑफ इंडिया, यानी इंडिया का ड्रेनेज पैटर्न क्या है और कहाँ है, कैसे है, उसके बारे में कंप्लीट स्टडी करेंगे। चलिए सर, सबसे स्टार्ट करते हैं। रिवर ड्रेनेज पैटर्न के किसको कहते हैं सर? नदी और नहर को ही हम क्या कहते हैं? ड्रेनेज पैटर्न। यानी अफवाह तंत्र किसको कहते हैं सर? नदी और नहर को। सर देखिए, नहर कहते किसको हैं? देखिए ये नहर होता क्या है, नहर और नदी क्या होता है। चलिए रिवर के बारे में स्टडी हम लोग करते हैं। अ नेचुरल वे, अ नेचुरल वाटर फ्लोइंग स्ट्रीम, मतलब नेचुरल वाटर फ्लोइंग स्ट्रीम को ही क्या कहा जाता है? नदियाँ कहा जाता है। यानी हम कह सकते हैं हिंदी में बहते हुए जल के प्राकृतिक धारा, यानी उस धारा को आदमी नहीं बना सकता। यानी प्राकृतिक धारा, जल के बहते हुए प्राकृतिक धारा क्या कहलाता है सर? नदियाँ कहलाता है। क्लियर है सर? इसलिए क्या बोला गया? नेचुरल वे फ्लोइंग स्ट्रीम, मतलब का प्राकृतिक धारा, यानी उसको आदमी मेन मेड नहीं कर सकता, अपने तरह से बना करके नदी को नहीं बना सकता है। किस होकर के नदी को गुजार देंगे तो ये हो जाएगा। इसका जो नेचुरल वे होगा, प्राकृतिक धारा होगा, वही क्या कहलाएगा? जल के प्राकृतिक धारा को ही तो हम नदी कहते हैं सर। चलिए इसके बाद नहर। नहर जो है, नहर एक्चुअली हम लोग बनाते हैं, उसका नहर का निर्माण करते हैं, इसलिए ये किसके अंतर्गत आएगा? ये नेचुरल के अंतर्गत तो आएगा नहीं। किसके अंतर्गत आएगा? आर्टिफिशियल, यानी कृत्रिम के अंतर्गत आएगा। हम कह सकते हैं बहते हुए जल की कृत्रिम धारा को ही क्या कहेंगे सर? नहर कहेंगे। यानी बहते हुए जल की कृत्रिम धारा को क्या कहेंगे सर? नहर कहेंगे। आर्टिफिशियल स्ट्रीम फ्लोइंग को क्या? वाटर आर्टिफिशियल फ्लोइंग स्ट्रीम दैट इज नोन एज कैनाल कह सकते हैं। चलिए यहाँ तक क्लियर है। देखिए इसका नहर और इसका एडवांटेज क्या है, इसके बारे में अब हम कुछ स्टडी कर लेते हैं। देखिए नदी का एडवांटेज क्या है? नदी यानी क्या हो गया? रिवर का क्या एडवांटेज है? देखिए पीने योग्य पानी उपलब्ध कराना, क्या करवाना? पीने योग्य पानी उपलब्ध करवाना। और दूसरा क्या है इसका? उपजाऊ क्षेत्र उपलब्ध कराना। यानी अगर नहर का निर्माण अगर हम करवा देंगे, उसके अगल बगल में हम क्या खेती अच्छे से कर सकते हैं, तो इसलिए उपजाऊ क्षेत्र उपलब्ध कराना इसका एडवांटेज हो गया। बालू और पत्थर उपलब्ध कराना, यानी सैंड और बालू कहाँ उपलब्ध करवाना? किसके जरिए? नहर या नदी या नहर के जरिए। चलिए उसके बाद चौथा क्या एडवांटेज है इसका? जल विद्युत उत्पादन करना। जब हम वाटर से हम क्या कर सकते हैं? हाइड्रोलिक सिस्टम को इस्टेब्लिश करके हम वहाँ से क्या करते हैं? बिजली भी उत्पन्न कर सकते हैं, पानी से बिजली भी उत्पन्न कर सकते हैं। यानी बिजली को उत्पादन करना भी ये बहुत बड़ा एक एडवांटेज है ड्रेनेज एरिया का। चलिए उसके बाद क्या होता है? मछली उपलब्ध कराना। यानी मछली को क्या? पानी आएगा तो क्या होगा? वाटर में क्या होगा? मछली होगा। यानी मछली उपलब्ध करवाना एक जगह से दूसरी जगह, ये कौन करता है? भारत के जो भी ड्रेनेज एरिया है उसका क्या है? ये सब एडवांटेज है। चलिए छठा क्या है? कृषि के जल उपलब्ध कराना, यानी प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन, यानी सिंचाई के लिए जल का क्या उपलब्ध करवाना। ये नदी और नहर का क्या होता है? काम होता है, एडवांटेज होता है। हम कह सकते हैं नदी और नहर का ये क्या है सर? एडवांटेज है। यानी इसके नदी के क्या है? ये सब लाभ है। चलिए इसका डिसएडवांटेज क्या है, इसके बारे में आप थोड़ा पढ़ते हैं। देखिए नदी की समस्या जो है, यानी प्रॉब्लम ऑफ रिवर, नदी पे समस्या क्या क्या है उसके बारे में थोड़ा सा स्टडी, ये 4 पॉइंट है उसको कर लेते हैं। देखिए एक है सीवेज प्रॉब्लम। सीवेज प्रॉब्लम कहाँ है सर? यूपी में है, समझ रहे हैं। दूसरा क्या प्रॉब्लम है सर? इंडस्ट्रियल केमिकल पोल्यूशन, यानी उद्योग के रासायनिक प्रदूषण, ये कहाँ हो रहा है सर? यूपी में हो रहा है। यूपी में कन्नौज में पीतल की फैक्ट्री है, वहीं पे क्या हो रहा है?
केमिकल रसायन केमिकल प्रदूषण किया जा रहा है। हम कह सकते हैं ये कन्नौज में जो पीतल की जो फैक्ट्री है वह क्या करता है, उद्योगों के रासायनिक प्रदूषण को क्या करता है, वह रिवर में डिस्ट्रॉय करता है, रिवर में क्या करता है, उसका ट्रांसपोर्ट कर देता है, जिसके कारण क्या हो रहा है, ये नदी की क्या हो रहा है, पोल्यूटेड हो रहा है रिवर। ये क्या है, एक प्रकार का ये प्रॉब्लम है, समस्या है। बड़े बांधों का निर्माण यानी फॉर्मेशन ऑफ लार्ज डैम, अगर नदी रहेगा तो हम बड़े बांधों का भी निर्माण कर सकते हैं, यानी पानी एक जगह, मान लीजिए ये क्या है, बांध है, तो इसमें पानी हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं एक अच्छे अमाउंट में, ताकि उसको बाद में जब यूज करना होगा, सिंचाई के लिए जिस चीज़ के लिए यूज करना होगा बाद में हम कर सकते हैं। हम कर सकते हैं सर बड़े बांधों का निर्माण करना यानी फॉर्मेशन ऑफ लार्ज डैम, ये क्या है, ये समस्या है। अगर मान लीजिए फॉर्मेशन तो कर लिए, अगर मान लीजिए बाद में अगर वो नदी का क्या होगा, पानी का एक जगह स्टोर करेंगे तो पानी वो क्या होगा, आगे तो स्ट्रीम फ्लो होगा नहीं, वो यानी पानी क्या होगा, नदी में कम हो जाएगा। तो एक तरह से ये समस्या बन करके उभर सकता है, यानी फॉर्मेशन ऑफ बड़े बांध का निर्माण करेंगे तो पानी वहाँ पर ज़्यादा स्टोर होने लगेगा, तो वो पानी का फ्लो जो होगा, नेचुरल फ्लो जो होता है वाटर का, वह नहीं हो पाएगा। चलिए चौथा क्या है, प्लास्टिक प्रदूषण, यानी हम कह सकते हैं प्लास्टिक पोल्यूशन। ये सबसे अधिक प्लास्टिक प्रदूषण कहाँ होता है सर, यांगसी नदी जो चीन की नदी है वहीं होता है। यांगसी नदी कहाँ की नदी है, चीन की नदी है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन सा पोल्यूशन होता है सर, प्लास्टिक पोल्यूशन। हम कह सकते हैं प्लास्टिक प्रदूषण सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, चीन में यांगसी नदी में होता है, सबसे ज़्यादा होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप जवाब दे सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए प्लास्टिक का सबसे अधिक प्रदूषण कहाँ होता है, यांगसी नदी में होता है। सर ये नदी कहाँ बहती है, चीन में बहती है। क्लियर है सर। चलिए अब हम आगे आते हैं। देखिए नदी पे जो विवाद होता है, नदी पे जो विवाद होता है उस पर क्या क्या होता है, चलिए उसके बारे में। यानी डिस्प्यूट ऑन रिवर, यानी नदी पर विवाद होगा। नदी पर विवाद होने का एकमात्र ही कारण है, नदी पर विवाद होने का एकमात्र ही कारण है पानी का दोहन करना। इन पानी का दोहन यानी क्या हुआ, यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर, यानी पानी को कौन कितना उपयोग कर रहा है। हमेशा विवाद होगा किस चीज़ के लिए, यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर, यानी पानी के दोहन करने के लिए ही हमेशा विवाद होता है पानी पे, जैसा कि हम लोग देखते भी हैं, न्यूज़ में भी सुनते हैं। यानी पानी का यूटिलाइजेशन करने के लिए ही एक राज्य दूसरे राज्य से लड़ता है, एक देश दूसरे देश से लड़ता है, आप देख भी रहे हैं। चलिए अगर इसमें देखिए, अगर दो कंट्री के बीच हो रहा है तब उस नदी के विवाद को कौन सॉल्व करेगा। अगर दो राज्य के बीच हो रहा है विवाद नदी पे, तो अगर डिस्प्यूट ऑन रिवर चल रहा है तो उसका विवाद को उसको कौन सॉल्व आउट करेगा। चलिए इसके बारे में स्टडी करते हैं। देखिए अगर दो कंट्री के बीच विवाद चल रहा है, अगर नदी पे चल रहा हो, तो उसका समाधान अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय करता है, यानी हम कह सकते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये क्या करता है, यानी अगर दो कंट्री के बीच अगर नदी का कोई लड़ाई चल रहा है, उसको कौन मतलब फैसला देगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय देगा। यानी हम कह सकते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो क्या करता है, इसका फैसला सुनाता है। अगर दो कंट्री के बीच अगर नदी पे डिस्प्यूट चल रहा है यानी विवाद चल रहा है तो। चलिए उसके बाद हम लोग दूसरा पढ़ते हैं। हम क्या बोले सर, अगर दो कंट्री के बीच अगर हो रहा, दो स्टेट के दो कंट्री के बीच हो रहा है तो आईसीजे यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अगर दो स्टेट के बीच हो रहा है तब इस विवाद को देखिए, अगर दो राज्य के बीच अगर नदी पर विवाद चल रहा हो तो इसका समाधान, इस समस्या का समाधान IRWD एक्ट 1956 के तहत 5 सदस्यों का पैनल बनाकर किया जाता है। यानी एक एक्ट अपने संविधान में बनाया गया, अगर नदी पे विवाद चल रहा है तो IRWD एक्ट 1956, इसको बोला जाता है इंटर स्टेट, आई से इंटर, आर से स्टेट, आर से रिवर, वाटर, W से वाटर, D से डिस्प्यूट, यानी इंटर स्टेट वाटर रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 के तहत 5 सदस्य का पैनल बनाया जाता है। यही 5 सदस्यीय टीम के अनुयायी पे इसका क्या किया जाता है, फैसला सुनाया जाता है। क्लियर है। चलिए, और इसका फैसला कहाँ होगा, सुप्रीम कोर्ट में होगा, हम कह सकते हैं। यानी दो स्टेट के बीच अगर चल रहा है तो इस विवाद का
इस विवाद को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। और ये जो होता है IRWD एक्ट के तहत 1956 के तहत ये क्या 5 सदस्य का पैनल बना करके किया जाता है। चलिए यहाँ तक क्लियर है। चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं रिवर नदी, सॉरी अब हम लोग रिवर को स्टार्ट कर रहे हैं। पहले हम लोग ये समझ लिए भारत के आवाह तंत्र क्या क्या है, नदी और नहर दोनों का डेफिनेशन पढ़ लिए। अगर नेचुरल फ्लो होगा तो उसको कहेंगे वाटर का, अगर नेचुरल प्राकृतिक धारा फ्लो होगा तो हम कहेंगे नदी। अगर कृत्रिम रूप से बनाएंगे धारा को तो हम क्या कर देंगे? नहर। फिर उसके लाभ पर है एडवांटेज क्या था रिवर का, फिर उस पर उसका डिसएडवांटेज पर है क्या, उस पर समस्या क्या क्या बन रहा है। अभी सीवेज समस्या हो रहा है, प्लास्टिक पोल्यूशन हो रहा है, बहुत सारा पोल्यूशन हो रहा है, केमिकल का हम लोग केमिकली पोल्यूशन कर रहे हैं रिवर में। और उसके बाद जो भी है मतलब एडवांटेज हम देख लिए थे। फिर उसके बाद हम डिस्प्यूट ऑन रिवर, यानी नदी पे जो विवाद होता है अगर दो कंट्री के बीच होता है तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय करता है। दो स्टेट के बीच होता है तो IRWD एक्ट 1956 के तहत 5 सदस्यीय टीम का एक पैनल बनाया जाता है और वो इसका क्या करता है? समाधान करता है। चलिए अब रिवर में सबसे पहले हम लोग खूब पर जानते हैं रिवर, गंगा नदी। चलिए अब सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं गंगा नदी। देखिए गंगा नदी का ओरिजिन पॉइंट कहाँ है? गोमुख ग्लेशियर। कहाँ है सर? गोमुख ग्लेशियर, जो कि कहाँ है? उत्तराखंड से होता है। हम कह सकते हैं गंगा नदी का ओरिजिन पॉइंट यानी उद्गम स्थल जो है गोमुख ग्लेशियर उत्तराखंड से होता है। क्लियर है? चलिए देखिए उत्तराखंड से निकलेगा कहाँ जाएगा? यूपी से बिहार, बिहार से झारखंड, झारखंड से वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल से बांग्लादेश। देखिए ये 5 जगह यानी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में गंगा ही नाम से जाना जाता है। लेकिन बांग्लादेश में जो है सर गंगा को पद्मा नाम से जाना जाता है। किस नाम से? आपको ये ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में, बताइए गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। और गंगा नदी कहाँ से निकलता है? उत्तराखंड से गोमुख ग्लेशियर से निकलता है। चलिए इसके अंदर और पढ़ते हैं। देखिए झारखंड में कहाँ से गुजरता है? अगर पूछ ले गंगा नदी झारखंड में कहाँ से गुजरता है तो साहेबगंज जगह से गुजरता है। क्लियर है? कहाँ से गुजरता है झारखंड में? साहेबगंज जगह से। चलिए देखिए हम समझ गए ये गंगा नदी जो है कितने राज्यों से होकर के गुजरता है? 5 राज्यों, 1 2 3 4 5। और ये तो अलग कंट्री हो गया, यानी इंडिया में कितने राज्यों से गुजरा? 5 राज्यों से। हम कह सकते हैं भारत में गंगा नदी 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। इसकी कुल लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है। गंगा की कुल लंबाई कितना है? 2525 किलोमीटर। यह भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा है। इसका अपवाह क्षेत्र 15 राज है, यानी इसका ड्रेनेज एरिया जो है गंगा नदी का जो ड्रेनेज एरिया है कितना राज है? 15 राज है। और ये भारत के कितने % भाग पर फैला हुआ है? 26% भाग पर फैला हुआ है। हम कह सकते हैं लगभग 1/4 भारत के 1/4 भाग पे कौन फैला हुआ है? गंगा नदी फैला हुआ है। इसका मतलब गंगा नदी हम लोग को काफ़ी उपजाऊ क्षेत्र यानी फर्टाइल भूमि उपलब्ध करवाएगा, यानी उपजाऊ भूमि को ये बनाएगा, क्योंकि ड्रेनेज एरिया काफ़ी ज़्यादा है। यानी कितना इसका ड्रेनेज एरिया कितना है? 15 राज है। और भारत के कितने % भाग पे फैला हुआ है? यानी 26% भाग पे ये गंगा नदी ही सिर्फ फैला हुआ है। चलिए क्लियर है सर यहाँ तक? चलिए अब आगे आते हैं। देखिए ऐसा गंगा के बारे में आप पढ़ रहे हैं। 2008 में क्या हुआ था? 2008 में भारत ने इसे अंतर्राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया है। भारत में इसे गंगा नदी को 2008 में कौन सा नदी घोषित कर दिया? राष्ट्रीय नदी घोषित की, यानी नेशनल रिवर किसको घोषित कर दिया गया? गंगा नदी को। यानी यह गंगा जो है यह स्वतः स्वच्छ होने वाली नदी है। कैसा नदी है सर? यानी स्वतः स्वच्छ, यानी खुद अपने आप स्वच्छ हो जाती है। नासा के द्वारा बताया गया कि गंगा नदी में बैक्टीरियोफेज नामक वायरस है। एक गंगा नदी में एक बैक्टीरियोफेज नामक वायरस है जो बैक्टीरिया को मारने का काम करता है।
बैक्टीरिया को क्या करता है, किलिंग करने का काम करता है, मारने का काम करता है। इसलिए गंगा को स्वतः स्वच्छ होने वाली नदी कहा जाता है। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने इसकी पुष्टि की है। यानी हम कह सकते हैं गंगा नदी में जो है सर, नासा ने बताया था कि गंगा नदी में बैक्टीरियोफेज नामक एक वायरस पाया जाता है, जो बैक्टीरिया को क्या करने का काम करता है, डिस्ट्रॉय करने का काम करता है, क्लीन करने का काम करता है। इसलिए गंगा को स्वतः स्वच्छ होने वाली नदी कहा जाता है। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने इसका क्या किया था, नासा के जरिए इसका पुष्टि किया था। और 2008 में गंगा को भारत में राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया है। आपसे पूछ ले, बताइए भारत में किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। और क्यों ये स्वच्छ, गंगा नदी क्यों स्वच्छ होता है? क्योंकि उसमें बैक्टीरियोफेज नामक वायरस पाया जाता है, जो क्या करता है, बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। इसलिए स्वतः स्वच्छ होने वाली नदी कहा जाता है, इसलिए गंगा नदी को कहते हैं। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने इसका क्या किया था, पुष्टि किया था। चलिए अब हम एक डायग्राम से एक एक के बारे में पढ़ेंगे, कौन से कहाँ है और किससे क्या निकलता है। देखिए थोड़ा सा जूम करके आप वीडियो क्वालिटी अच्छा रखिएगा, तो आपको एक एक दिखेगा कौन सा कहाँ से निकल रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे गोमुख ग्लेशियर है सर, और ये कहाँ है, भागीरथी नदी। गोमुख ग्लेशियर से जो निकलता है, सबसे पहले कौन सा नदी निकलता है, भागीरथी नदी निकलता है। और ये देख रहे हैं देवप्रयाग में आकर के ऊपर से भी नदी मिल रहा है। चलिए अब ये नदी को देखते हैं। ये संतोपंत ग्लेशियर से अलकनंदा निकलता है, संतोपंत ग्लेशियर से कौन सा नदी निकलता है, अलकनंदा नदी निकलता है। और आप देख रहे हैं ये अलकनंदा जो है, और यहाँ पे धौली गंगा जो है कहाँ मिल जाता है, विष्णुप्रयाग में मिल जाता है। किस में, अलकनंदा में मिल जाता है। इन्हें हम कह सकते हैं अलकनंदा नदी की सहायक नदी धौली गंगा। फिर नंदाकिनी नदी कहाँ मिल जाता है, नंदप्रयाग में मिल जाता है। और उसके बाद पिंडारी नदी कहाँ मिल जाता है, कर्णप्रयाग में मिल जाता है। फिर आप देख रहे हैं यहाँ पे देवप्रयाग है। फिर रुद्रप्रयाग में ऊपर से मंदाकिनी नदी आकर के, मंदाकिनी नदी कहाँ आकर के मिल जाता है, रुद्रप्रयाग में मिल जाता है। आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा क्वेश्चन में, मंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी में कहाँ जा कर के मिलता है, तो रुद्रप्रयाग में मिलता है। और मंदाकिनी नदी जो है अलकनंदा नदी का क्या है, सहायक नदी है। आप देख रहे हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री रिवर है, यानी किसका, अलकनंदा नदी का। और आप देख रहे हैं ये ऊपर से आकर के कहाँ, देवप्रयाग में आकर के मिल गया। और उसके बाद आगे के कहाँ, हरिद्वार के मैदानी भाग पे ये क्या हो जाता है, उतर जाता है। फिर यहीं से क्या हो जाता है, इसका नाम क्या हो जाता है, गंगा। देवप्रयाग के बाद इसका नाम क्या हो जाता है, गंगा। और फिर देखिए ये यूपी में इंटर करता है। और ये क्या, यहाँ पे कन्नौज देख रहे हैं, कन्नौज में ऊपर से नेपाल से एक गंगा निकलती है, राम गंगा। और ये कहाँ मिल जाती है, कन्नौज में मिल जाती है। यानी हम कह सकते हैं गंगा की सबसे पहली सहायक नदी कौन सा है, राम गंगा है, जो कहाँ से निकलता है, नेपाल के बॉर्डर से निकलता है। फिर आप देख रहे हैं नीचे से एक इसके गोमुख ग्लेशियर के पैरेलल में एक नदी निकलती है, जिस नदी का क्या नाम है, यमुना नदी। और कहाँ से निकलता है, यमुनोत्री भी इसको बोला जाता है। और बंदरमुच ग्लेशियर से निकलता है। कहाँ निकलता है, बंदरमुच ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, यमुना नदी निकलती है। और ये टोंस जो है यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी टोंस नदी है। और आप देख रहे हैं ये जो है नीचे से ये एमपी है, ये देख रहे हैं ये इटावा है। इटावा में देखिए नीचे से चंबल नदी जाती है। इंदौर पहाड़ी कहाँ, इंदौर जनपद पहाड़ी कहाँ है, ये एमपी है। यहाँ से एक नदी निकलती है। और काकी बड्डी से शिप्रा नदी निकलती है। और ये दोनों, शिप्रा नदी जो है चंबल नदी की क्या है, एमपी इंदौर पहाड़ी से कौन सी, चंबल नदी निकलती है। और शिप्रा नदी किसका, चंबल नदी की सहायक नदी है। और ये दोनों जाकर के कहाँ मिल जाती है, यमुना नदी में, इटावा में मिल जाती है। यमुना में कौन सी नदी मिलती है, चंबल नदी। और देखिए फिर उसके बाद विंध्याचल श्रेणी से
कौन सी नदी निकलती है? बेतवा नदी। और ये कहाँ मिल जाती है? हमीरपुर में। किस में मिल जाती है? यमुना नदी में मिल जाती है। कैमूर से एक निकलती है केन नदी निकलती है, जो कहाँ मिल जाती है? वांदा में मिल जाती है। फिर उसके बाद यमुना कहाँ जा कर के मिल जाती है? फाइनली प्रयागराज में, गंगा में जा कर के मिल जाती है। देख रहे हैं आप। फिर उसके बाद देखिए गंगा में पीलीभीत यानी फुल्लर झील से एक नदी निकलती है गोमती नदी। और ये गोमती नदी कहाँ मिल जाती है? गाजीपुर, जो कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है। क्लियर है। हरिद्वार कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है। देख रहे हैं यहाँ पे आपको लाइनिंग खिंचा हुआ है, यानी प्रयागराज, कन्नौज ये सब कहाँ? यूपी में पड़ता है। और गाजीपुर में आकर के क्या मिल जाता है? गोमती नदी आकर के मिल जाता है। चलिए इसके बाद देखिए सॉरी, फिर उसके बाद देखिए कहाँ इंटर कर गया? बिहार में देखिए ऊपर से मिलान ग्लेशियर और भारचाचुंग ग्लेशियर से सरयू नदी निकलती है, इसको कर्नाली नदी भी बोला जाता है। और मिलान ग्लेशियर से जो निकलता है शारदा नदी निकलता है। कौन सा नदी निकलता है? शारदा को क्या बोला जाता है? काली नदी भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है सर? काली नदी भी बोला जाता है। और ये कहाँ मिल जाता है? ये दोनों नदी बाराबंकी में मिल जाता है। और वहाँ से ये कौन सा नदी कहलाता है? घाघरा नदी। और वह घाघरा नदी कहाँ जा कर के मिल जाता है सर? बिहार में छपरा में जा कर के मिल जाता है। फिर उसके बाद आगे कहाँ आएगा? पटना। अब देखिए पटना में क्या होता है? सोन नदी आकर के ये अमरकंटक से दो प्रकार का धारा, एक इधर की ओर धारा बहती है, एक ऊपर की ओर, यानी दोनों अपोजिट फ्लो में धारा बहती है, नदी बहती है। अमरकंटक से नीचे जो निकल जाती है ये नदी, इसको नर्मदा नदी बोला जाता है। और ये ऊपर में जा कर के ऊपर की ओर जो धारा जाती है जो गंगा की तरफ, वो नदी क्या कहलाती है? सोन नदी कहलाती है। और ये सोन नदी कहाँ जा कर के गंगा में मिल जाता है? पटना में मिल जाता है। क्लियर है। फिर आप देखिए यहाँ पे एक गंडक नदी ऊपर से आती है और कहाँ मिल जाती है? सोनपुर में मिल जाती है। क्लियर है। देख रहे हैं आप। ये डायग्राम को अच्छे से क्लियर करके देख लीजिए कौन चीज़ कहाँ से निकल रहा है, कौन सा नदी किसका सहायक नदी। आप देख रहे हैं ये जो नदी है ये मेन नदी है, इसको ये क्या है? गंगा है। फिर देखिए ये नीचे से ये यमुना नदी है, ये इसके पैरेलल चल रहा है और प्रयागराज में मिल रहा है। चलिए अब हम देखिए उसके आगे हम लोग कहाँ तक? पटना में आकर के मिल गया था। चलिए अब हम थोड़ा सा और, ये देखिए गंगा नदी फिर आगे आया, यहाँ तक तो बिहार ही था, देखिए। और कुर्सेला में जो है कोसी नदी जा कर के कहाँ मिल जाता है? कुर्सेला में मिल जाता है। कोसी नदी जो है 3 नदी से मिल कर के बनता है, अरुण, सन और तामुर। ये कहाँ से निकलता है? गोसाई धाम से 7 धारा कोठी निकलता है और यही तीनों धारा आगे जा कर के कोसी नदी बन जाता है। और ये कोसी नदी कहाँ मिल जाता है? कुर्सेला में मिल जाता है। उसके बाद कहाँ इंटर कर जाएगा गंगा? झारखंड में कहीं जा कर के ये मिलता नहीं है। ठीक है सर। झारखंड में देखिए उसके बाद कहाँ इंटर कर गया? इसके बाद मतलब थोड़ा सा झारखंड में इंटर करता है ये। देखिए उसके बाद दार्जिलिंग पहाड़ी से महानंदा नदी निकलता है, जो कहाँ मिल जाता है? गोदावरी घाट, जो कहाँ पड़ता है सर? वेस्ट बंगाल में पड़ता है। और यहाँ के बाद एक हुगली नदी यहाँ से निकल जाता है गोदावरी घाट से, इसको क्या कहा जाता है? हुगली नदी कहा जाता है। यानी हम कह सकते हैं गंगा यू टर्न ले लेती है कहाँ? गोदावरी घाट पे, यानी कहाँ? वेस्ट बंगाल में। और ये हुगली नदी में गोदावरी घाट से ही निकलता है और हुगली नदी में जा कर के गंगा क्या हो जाता है? मिल जाता है। फिर देख रहे हैं यहाँ पे ये वेस्ट बंगाल था। फिर इसके बाद तो ये तो अलग कंट्री हो गया, ये बांग्लादेश में फिर गंगा इंटर कर जाती है। यहाँ पे गंगा को क्या कहा जाता है? पद्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर? पद्मा। ये कंप्लीट हम आपको डायग्राम से दिखा दिए। देखिए इस तरह से गंगा का क्या है, कौन सा सहायक नदी है, गंगा में कौन नदी कहाँ से मिल रहा है, ऊपर से कौन सा नदी मिल रहा है, नीचे से कौन सा नदी जा कर के मिल रहा है। हम कंप्लीट डायग्राम को पढ़ लिए क्या क्या था। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। गंगा नदी कितना लंबा है? 2525 किलोमीटर। गोदावरी नदी कितना लंबा है? 1465 किलोमीटर। कृष्णा नदी कितना लंबा है? 1400 किलोमीटर। यमुना कितना है सर? 1376 किलोमीटर। आप देख रहे हैं ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, यानी
घटते क्रम में लिखा हुआ है। सबसे बड़ी नदी कौन हो, लंबी नदी कौन सा हो गया, यमुना। फिर उसके बाद गोदावरी, उसके बाद कृष्णा, कृष्णा के बाद यमुना। यमुना कितना किलोमीटर लंबा है, 1376 किलोमीटर। चलिए सर, अब हम कुछ पढ़ लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी जस्ट डायग्राम पर है तो सॉरी, देखिए ये हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं क्या है इसके बारे में। क्लियर दिख रहा है सर। देखिए गंगा नदी की सबसे लंबो सहायक नदी, आप देख रहे थे गंगा नदी ऐसे निकला, फिर इसके पैरेलल में ही ऐसे आकर के यहाँ पे प्रयागराज में मिला, ये यमुना था, निचले वाला यमुना था, ये गंगा था। तो इसका मतलब सबसे लंबो सहायक नदी कौन सा होगा, यमुना नदी, बिल्कुल सही है। चलिए उसका गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यानी सबसे बड़ा सहायक नदी कौन सा है, घाघरा नदी। कौन सा है सर, घाघरा नदी। अगर लंबी सहायक नदी पूछा जाए लेंथ के हिसाब से, लेंथ के रेशियो से पूछा जाए, लंबाई के हिसाब से पूछा जाए तो यमुना नदी आंसर देना है। अगर आपको लंबी यानी सबसे बड़ी सहायक नदी यानी बड़ा सहायक नदी, लार्ज नदी कौन सा है तो घाघरा नदी हम बोल सकते हैं। गंगा की अंतिम सहायक नदी जो है कौन सा है, महानंदा है, जो कहाँ से निकलती है, दार्जिलिंग पहाड़ी से निकलती है और कहाँ मिल जाती है, वेस्ट बंगाल में मिल जाता है महानंदा नदी। कहाँ मिल जाता है, गंगा में। क्लियर है सर। अभी हम डायग्राम से भी देखे थे, ये दार्जिलिंग पहाड़ी से निकलता है महानंदा नदी। देखिए उसके बाद गंगा की सबसे पहली सहायक नदी, सबसे पहली सहायक नदी रामगंगा। आप तो देखे थे जैसे ही हरिद्वार से नीचे गंगा उतरती है सबसे पहले कहाँ मिलती है, नेपाल से जो निकलता है रामगंगा वह कहाँ मिल जाता है आपको, गंगा नदी में सबसे पहले मिलता है। तो हम कह सकते हैं। क्लियर है सर। चलिए इसके बाद घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध नदी जो है कौन नदी है सर, चंबल नदी है। घड़ियाल के लिए सबसे प्रसिद्ध नदी का नाम क्या है, चंबल नदी। देखिए ये सब एग्जाम के दृष्टिकोण से ये इम्पोर्टेंट होता है। कभी कभी डायरेक्ट आपसे नाम पूछ लेता है तो आप इसका आसानी से उत्तर दे पाएंगे अगर इसको लिख लें और ज़्यादा अच्छा होगा। देखिए सर, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और आप फ्रेंड लोग के साथ भी शेयर करें ताकि हमको आगे वीडियो बनाने में काफ़ी उत्साह बढ़े और आपको एक अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको उपलब्ध करवा सके। चलिए थैंक यू सर। चलिए अब हम लोग कैरी करते हैं आगे कंटेंट को, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। चलिए ब्रह्मपुत्रा के बारे में थोड़ा सा हम स्टडी करेंगे अभी। ब्रह्मपुत्रा का उद्गम स्थल कौन है, डायरेक्ट पूछ ले अगर, बताइए ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल क्या है, मानसरोवर झील। इसको क्या बोलते हैं, चेमायुंग ग्लेशियर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, चेमायुंग ग्लेशियर। ये मानसरोवर लेक जो है, ये मानसरोवर झील जो है कहाँ स्थित है, तिब्बत और चीन में स्थित है। यह कहाँ स्थित है, तिब्बत या चीन बोल सकते हैं। तिब्बत जो कि अब चीन का हिस्सा हो गया इसलिए हम बोल सकते हैं ये तिब्बत या चीन। यानी अब चीन भी आंसर दे दे तो आप चीन भी उत्तर दे सकते हैं। कहाँ स्थित है तो चीन में स्थित है क्योंकि तिब्बत जो है चीन का हिस्सा बन चुका है। क्लियर है। देखिए यह 3 देशों में बहती है। ये कहाँ कहाँ बहती है, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ कहाँ बहती है, अब उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग स्टडी कर लेते हैं। सॉरी, देखिए अब उसके बारे में स्टडी कर लेते हैं कहाँ कहाँ बहती है। देखिए तिब्बत और चीन में तो बहती है। यहाँ पे क्या कहा जाता है इस नदी को, सांगपो नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर, सांगपो नदी। क्लियर है। फिर उसके बाद इंडिया और अरुणाचल प्रदेश में जो है क्या क्या कहा जाता है, इंडिया और अरुणाचल प्रदेश, दिहांग नदी। क्लियर है। बांग्लादेश में जो है क्या बोला जाता है, इसको यमुना रिवर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को यमुना रिवर। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत और चीन में सांगपो रिवर बोला जाता है, सांगपो नदी बोला जाता है। इंडिया और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी, यानी ब्रह्मपुत्र नदी को हम किस नदी के नाम से जानते हैं, दिहांग नदी के नाम से। अब बांग्लादेश में यमुना नदी के नाम से जानते हैं। क्लियर है। और ये 3 देश में बहता है, आप देख रहे हैं, चीन, इंडिया और बांग्लादेश, यानी ये 3 जगह बहता है। कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। इंडिया में अरुणाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग नदी नाम से जानते हैं। क्लियर है। बांग्लादेश में यमुना नदी के नाम से जानते हैं। देखिए इसका टोटल लेंथ जो है सर 2900 किलोमीटर है। कितना है, 2900 किलोमीटर टोटल लेंथ है ब्रह्मपुत्र नदी का। लेकिन इंडिया में जो बहती है 917 किलोमीटर में बहती है। ये ब्रह्मपुत्र नदी कितना बहती है, 917 किलोमीटर। याद रखिए, अगर पूछ ले इंडिया में कितना किलोमीटर में कितना किलोमीटर तक विस्तार है,
ब्रह्मपुत्र नदी का? तो आपका जवाब होगा 917 किलोमीटर। चलिए सर, आज हम यहाँ तक रखते हैं, फिर अगले क्लास में हम फिर और से नदी, मंजूली नदी के द्वीप और सभी नदी जो भी है, यमुना नदी, सारे नदी के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी तक ही रखते हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तक ये सब क्या है, अब्बा तंत्र हम पढ़ रहे हैं, यहाँ तक हम किए हैं। चलिए हम मिलते हैं, फिर कल सुबह मिलते हैं नेक्स्ट इसके अगले वीडियो के साथ। चलिए तब तक के लिए बाय, मिलते हैं कल। थैंक यू सर।